तो बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एब्जॉर्प्शन पावर, एमिसिव पावर, सॉरी आपको लास्ट क्लास में मैंने आपको एब्जॉर्प्शन पावर, ट्रांसमिटिंग पावर, रिफ्लेक्टिंग पावर ये सब डिस्कस किया था। इसमें मुझे बताना चाहिए आपको एमिसिव पावर, एमिसिविटी, किरचॉफ लॉ, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, स्टीफेंस लॉ, इनके ऊपर डिस्कशन करना चाहिए, जिससे ये चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पार्ट 2 ये कंप्लीट हो जाए। तो बच्चों, ये जो एमिसिव पावर है इसका फॉर्मूला होता है E is equal to Q/80। अब आप इसको समझे ये क्या है। जब कोई बॉडी है, इसको यदि आपने हॉट है, इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया है, तो इससे रेडिएशंस जो हैं, थर्मल रेडिएशंस, वो बाहर निकलेंगे, हीट बाहर निकलेगी, थर्मल रेडिएशंस। तो जो थर्मल रेडिएशंस पर यूनिट एरिया पर सेकंड निकलते हैं, उसी को अपन बोलते हैं इस बॉडी का एमिसिव पावर। देखिए, ए इसकी वैल्यू 1 कर दो, टाइम की वैल्यू 1 कर दो, तो मतलब यूनिट एरिया से पर सेकंड क्या निकल रहा है, क्यू मतलब थर्मल रेडिएशन। तो इस तरीके से आप सिंपल इसको डिफाइन कर सकते हो। व्हाट इज एमिसिव पावर ऑफ ए बॉडी? The thermal radiations radiated by body per unit area per second is called emissive power. It is denoted by small e. अब बच्चों, यदि मैं आपसे बोलूं कि एमिसिव पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो आप बहुत आसानी से ड्राइव कर सकते हो, क्योंकि Q जो है वो थर्मल रेडिएशंस हैं, मतलब एनर्जी। और आप सबको पता है एनर्जी के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला ml²t-2, एरिया L², टाइम t, L² कैंसिल, और इस तरीके से एमिसिव पावर m L0t-3। तो एमिसिव पावर का ये डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। यदि मैं इसकी यूनिट बताऊं इन SI सिस्टम, SI यूनिट, तो आपको क्लियर दिख रहा, Q जूल्स में हो जाएगा, टाइम पर सेकेंड, एरिया पर मीटर स्क्वायर। लेकिन आप सब जानते हैं जूल्स पर सेकेंड वॉट के इक्वल होता है, इसलिए इसी को मैं बोल सकता हूं वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो आपको एमिसिव पावर समझना चाहिए। जब कोई हॉट बॉडी है अपने रेडिएशंस एमिट करेगी, तो जो थर्मल रेडिएशंस वो रेडिएट करती है पर यूनिट एरिया पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, जितने थर्मल रेडिएशंस रेडिएट करेगी उसी को हम बोलेंगे उस बॉडी का एमिसिव पावर। फिर नेक्स्ट है बच्चों एमिसिविटी। तो जैसे आप लोग देखते हैं रिलेटिव डेंसिटी, वैसा ही एमिसिविटी है। रिलेटिव डेंसिटी में आप क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। मतलब किसी भी लिक्विड की डेंसिटी को कंपेयर करते हैं वाटर की डेंसिटी से, उसको आइडियल मानकर। आपको जो मार्क्स मिलते हैं, जैसे मान लीजिए आपको 49 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 50, तो 50 से कंपेयर किया गया। वैसे ही यदि हम किसी बॉडी के एमिसिव पावर को ब्लैक बॉडी एक्चुअली में आइडियल होती है, और जो दूसरी बॉडीज है उसके कंपेयर में उसका एमिसिव पावर मैक्सिमम माना जाता है। तो यदि मान लीजिए कोई बॉडी है और साथ में सेम एरिया की ब्लैक बॉडी है सेम टेम्परेचर पर, तो दोनों से ये बॉडी और ये बॉडी दोनों का टेम्परेचर भी सेम है, तो दोनों क्या करेंगे, थर्मल रेडिएशंस रेडिएट करेंगे, बाहर निकालेंगे। पर ब्लैक बॉडी जो है वो लगभग ये माना जाता है पूरे थर्मल रेडिएशंस बाहर निकाल देगी। तो हम किसी बॉडी का जो एमिसिव पावर है
जब ब्लैक बॉडी से कंपेयर करते हैं तो जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं एमिसिविटी। द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर of a given body to the emissive power of a black body having same area at same temperature is called emissivity. No doubt ये प्योर रेशियो है, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, ये यूनिट लेस है। तो आप समझ जाइएगा ये अपना एमिसिविटी। नेक्स्ट बच्चों मुझे जो डिस्कस करना है आपसे वो है किरचॉफ्स लॉ। ये किरचॉफ्स लॉ क्या बोल रहा है? ये किरचॉफ्स लॉ बोलता है कि जो भी जितनी बॉडीज हैं सारी बॉडीज का एमिसिव पावर और एब्जॉर्प्शन पावर का जो रेशियो होता है गिवन वेवलेंथ के लिए, कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ की जो वेव्स वो एमिट कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, उसका जो रेशियो है ये सभी बॉडीज का इक्वल होता है, और इक्वल होता है एमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी हैविंग सेम एरिया फॉर सेम वेवलेंथ। तो इसका मतलब आप ये समझें, जैसे ये आइडियल है ब्लैक बॉडी का एमिसिव पावर, ये कांस्टेंट या 1 ले लेते हैं लगभग, क्योंकि अपन ये मान के चलते हैं ब्लैक बॉडी सारे रेडिएशंस बाहर निकाल देती है। जब आप ब्लैक बॉडी कोई बॉल है उसको आप पूरा ब्लैक कोटेड कर दोगे, स्टील बॉल है ब्लैक कोटेड कर दोगे और गर्म करोगे तो वो पूरे रेडिएशंस बाहर निकाल देगी, आइडियल मानते हैं। मतलब ये कांस्टेंट है। यदि ये कांस्टेंट है तो ई लैम्डा अपॉन ए लैम्डा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो जैसे मैंने बोला आपको कि मान लीजिए सपोज मैं बोल रहा हूं 8 डिवाइडेड बाय 4 और ये आगे 2, और 2 को आपको कांस्टेंट रखना है। अब मान लीजिए नेक्स्ट टाइम मैं बोल रहा हूं 16 और आपको 2 मेंटेन रखना है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा 8। जब 8 को डिवाइड करोगे 4 से तो 2 आ रहा है और 2 आपको कांस्टेंट रखना है, और यहाँ पर 16 है तो 16 बाय 8 करना पड़ेगा। इससे आप समझें कि यदि 8 जो था वो कम था तो 4 भी कम था, और जब 16 हुआ न्यूमरेटर इंक्रीज हुआ तो डिनोमिनेटर भी इंक्रीज हुआ। इसका मतलब गुड एमिटर आर गुड एब्जॉर्बर, बैड एमिटर आर बैड एब्जॉर्बर। इसके पहले आपको मैंने समझाया था लास्ट वीडियो में, आप याद कीजिए, मैंने बोला था a प्लस आर प्लस टी इज इक्वल टू 1, और मैंने बोला था एफ टी इज इक्वल टू 0। मान लीजिए बॉडी रेडिएशन ट्रांसमिट नहीं कर रही है, ट्रांसमिटिंग पावर कितना है 0, तो क्या आ गया था a प्लस आर इज इक्वल टू 1। और इस बेसिस पर आपको समझाया था कि गुड एब्जॉर्बर आर बैड रिफ्लेक्टर, good absorber are bad reflector and bad absorber are good reflector। ऐसा समझाया था आपको। जो अच्छे एब्जॉर्बर होते हैं वो अच्छे रिफ्लेक्टर नहीं होते हैं, और यहां मैं समझा रहा हूं आपको कि गुड एब्जॉर्बर आर गुड एमिटर। इसका मतलब गुड एब्जॉर्बर आर गुड एमिटर, बैड एब्जॉर्बर आर बैड रिफ्लेक्टर, बैड एमिटर। इसका मतलब ये है यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए आपको और देखिएगा तो आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो किस स्टेटमेंट को आप टिक करेंगे, राइट करेंगे? तो वो स्टेटमेंट करेक्ट होगा गुड एब्जॉर्बर आर गुड एमिटर बट बैड रिफ्लेक्टर। Bad absorber, bad reflector, but bad emitter,
बट गुड रिफ्लेक्टर। अब आप इस बात को समझें, बाहर आपने सन से इंफ्रारेड रेडिएशंस आ रहे हैं, दो बॉल्स रखी हैं, एक शाइनी बॉल्स है, स्टील बॉल है, और दूसरी बॉल जो है सेम एरिया की है लेकिन ब्लैक कोटेड है। दोनों पर रेडिएशंस क्या हो रहे हैं, इंसिडेंट हो रहे हैं, सन से आ रहे हैं। आप सबको मालूम है कि जो शाइनी बॉल है, स्टील बॉल है, पॉलिश्ड बॉल है, वो सारे रेडिएशंस को क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, मतलब एब्जॉर्ब नहीं करेगी। गुड रिफ्लेक्टर है, बैड एब्जॉर्बर हो जाएगी। लेकिन जो ब्लैक बॉल है वो सारे रेडिएशंस को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, क्योंकि ब्लैक बैड रिफ्लेक्टर है। फिर जब उन्हीं बॉल्स को आप, जब वो कुछ देर के बाद, कुछ समय के बाद अपने रूम में ले आए, तो नो डाउट जिसके पास रेडिएशंस होंगे वही तो एमिट करेगा। तो जो स्टील बॉल थी उसने तो रेडिएशंस एब्जॉर्ब नहीं किए, रिफ्लेक्ट करती गई। जब एब्जॉर्ब ही नहीं किए तो एमिट क्या करेगी। लेकिन ब्लैक बॉल जो थी वो बैड रिफ्लेक्टर थी, गुड एब्जॉर्बर थी, अब गुड एमिटर रहेगी, मतलब वही रेडिएशंस को क्या करेगी, एमिट करेगी। मतलब आप समझ जाएं, यदि मैं आपसे बोलूं समर टाइम में, गर्मी के दिनों में दो, क्योंकि आप लोग को ऐसे एग्जांपल तो थोड़ा जल्दी समझ में आता है, दो फ्रेंड हैं, एक व्हाइट शर्ट पहना हुआ है और एक ब्लैक शर्ट पहना हुआ है, दोनों धूप में गर्मी के दिनों में चल रहे हैं। निश्चित रूप से जो व्हाइट शर्ट पहना हुआ है वो रेडिएशंस क्या कर दे रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा है। लेकिन दूसरा वाला जो ब्लैक शर्ट पहना है वो पूरे रेडिएशंस क्या करेगा, एब्जॉर्ब करता जाएगा, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। एब्जॉर्ब करेगा तो उसको गर्मी लगेगी बहुत जन से। फिर दोनों थोड़ी देर के बाद जब रूम में आ जाएंगे तो व्हाइट शर्ट जो पहना हुआ है उसके पास रेडिएशंस है ही नहीं, और एक तीसरा फ्रेंड भी है वहां पर। ये दोनों आके थर्ड फ्रेंड से मिले, तो जो व्हाइट शर्ट वाला है उसके पास रेडिएशंस है ही नहीं तो एमिट भी नहीं करेगा। लेकिन जो ब्लैक शर्ट वाला है उसने क्या किया, रेडिएशंस एब्जॉर्ब कर लिए, अब वो पूरे रेडिएशंस ट्रांसफर करेगा, एमिट करेगा। तो इसके कारण वो जो तीसरा दोस्त है वो भी, उसको भी गर्मी लगने लगेगी। जबकि इसका उल्टा विंटर सीजन में क्या होगा, अपोजिट होगा। जो मेरी बात आप समझ गए हैं बच्चों, तो इसका मतलब है ये इसी टॉपिक से आता है और आपको ये पॉइंट समझना चाहिए। गुड एब्जॉर्बर और गुड एमिटर बट बैड रिफ्लेक्टर, बैड एब्जॉर्बर और बैड एमिटर बट गुड रिफ्लेक्टर। तो ये हो गया बच्चों किरचॉफ्स लॉ। नेक्स्ट है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। अकॉर्डिंग टू वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, मतलब यहां पर मैं यदि किरचॉफ्स लॉ को बोलता तो मैं बोलता द रेशियो ऑफ एब्रेसिव पावर टू द एब्जॉर्प्शन पावर ऑफ ऑल बॉडीज are always equal to the emissive power of a black body having same area in same time for a given wavelength. Next, Wien's displacement law. So according to Wien's displacement law, the wavelength of maximum energy, it is inversely proportional to absolute temperature. यदि टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वेवलेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। और यदि हम इसको इक्वल करते हैं, लैम्डा m इज इक्वल टू b बाय t होता है, ये b कांस्टेंट है,
इसको हम बोलते हैं विन्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 2.88 इंटू 10⁻³ मीटर इंटू केल्विन। क्योंकि आप देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो लैम्डा इंटू टी हो जाएगा वेवलेंथ के लिए। ऐसा ही सिस्टम में मीटर में मेजर करते हो टेम्परेचर को, एब्सोल्यूट टेम्परेचर को केल्विन में। तो इसलिए विन्स कांस्टेंट की यूनिट होगी मीटर केल्विन। तो ये मिली नहीं है, 2.88 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। इसका क्या रोल है विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का? तो बच्चों इसकी हेल्प से जो बॉडीज रेडिएशंस रेडिएट करती हैं, एमिट करती हैं, उनका हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, पर्टिकुलर ये मेजर करके कि वो किन वेवलेंथ की वेव्स को एमिट कर रही है। बल्कि कुछ स्टार्स वगैरह या प्लैनेट्स वगैरह उनसे जो रेडिएशंस आते हैं उन रेडिएशंस की वेवलेंथ को मेजर किया जाता है और उन वेवलेंथ के बेसिस पर उस प्लैनेट का टेम्परेचर या स्टार का टेम्परेचर जो है वो निकाल लिया जाता है। तो इसका वहां यूज होता है विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का। नेक्स्ट है बच्चों स्टीफेंस कांस्टेंट। ये स्टीफेंस कांस्टेंट क्या बोल रहा है? ये सिंपल बोलता है एमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी it is directly proportional to the fourth power of absolute temperature। आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एमिसिव पावर भी इंक्रीज होगा। किस रिलेशन के अकॉर्डिंग? प्रैक्टिकल बेसिस पर है। एमिसिव पावर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यदि एब्सोल्यूट टेम्परेचर को डबल करोगे तो वो ब्लैक बॉडी जो उसका एमिसिव पावर है वो कितना इंक्रीज हो जाएगा? 2⁴ टाइम्स, मतलब 16 टाइम्स ज्यादा रेडिएशन एमिट करने लग जाएगी। तो यदि हम कैपिटल E इज इक्वल टू करते तो सिग्मा इंटू T⁴ आएगा। यहाँ पर सिग्मा जो है उसको अपन स्टीफेंस कांस्टेंट बोलते हैं। इसकी वैल्यू होती है 5.67 इंटू 10⁻⁻8। यूनिट आप निकाल सकते हो क्योंकि एमिसिव पावर की आपको यूनिट पता है, डिवाइडेड बाय T⁴। एमिसिव पावर की यूनिट मैंने आपको बताई है, यहाँ पर निकलवाई है। एमिसिव पावर वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो आप इसकी यूनिट लिख सकते हो यहाँ पर वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन टू द पावर 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है वो डिनोमिनेटर में जाएगा। तो सिग्मा इज इक्वल टू कैपिटल E अपॉन T⁴। तो इसलिए यूनिट क्या जाएगी? वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन टू द पावर 4। तो ये यूनिट होगी। ये है स्टीफन कांस्टेंट की वैल्यू और इसकी यूनिट होगी वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन टू द पावर 4। तो बच्चों ये आपका थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पार्ट 2 कंप्लीट होता है। इसके बाद आपको बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत जरूरी है, थर्मोडायनेमिक्स, वो अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से।